नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ उदित नारायण सेंगर। आई हैव अचीव्ड रैंक 13 इन UPPCS 2019 एग्जामिनेशन एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड द पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से UPPCS के एग्ज़ाम को अप्रोच किया जा सकता है, क्या पैटर्न है, चेंज पैटर्न के बाद क्या इंट्रिकेसीज और नुआंसेस हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान में रखें जो हमारी ये सफलता थोड़ी सी आसान हो जाए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अनअकैडमी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आऊं और अपने इस एक्सपीरियंस को आप सबसे शेयर कर सकूं। तो चलिए बात करते हैं अपने UPPCS एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, UPPCS में मेरा 3-4 साल का अनुभव रहा है, जिसमें 2019 में मुझे रैंक 13 डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। 2017 में आई गॉट सेलेक्टेड एज नायब तहसीलदार। 2016 में आई गॉट कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर और 2015 में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो देखिए, इस 3-4 साल के एक्सपीरियंस में, 4-5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि मैंने नया पैटर्न भी देखा है और पुराना पैटर्न भी देखा है। पुराने पैटर्न पर भी मुझे सफलता मिली है, नए पैटर्न पर भी मुझे सफलता मिली है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी अपनी इस जर्नी में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन UPPCS पेपर 1 में पूछ रहा है और पेपर सेकंड क्वालिफाइंग है, 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो ये UPSC की तरह ही एक GS का पेपर है, जनरल स्टडीज़ का। इसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर और UPSC में एक बड़ा अंतर है। देखिए, UPSC कई बार किसी एक सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। फॉर इंस्टेंस, आजकल आर्ट एंड कल्चर पर एक अजीब तरह का फोकस है UPSC का। पाली और प्राकृत के टेक्स्ट वो लोग पूछे ले रहे हैं और इसी तरीके से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर कुछ दिनों तक लगातार फोकस रहा है UPSC का। और ज्योग्राफी को, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जो आती थी वो देखिए इधर पिछले 2-3 सालों से UPSC में नहीं मिल रही है। जो मिल रही हैं वो एग्रीकल्चर और ये सारे क्वेश्चन हैं। अगले साल के लिए कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है वो ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन पूछ लें, बाकी सेगमेंट्स को कम कर दें। UPPCS में देखिए ऐसा नहीं होता है। UPPCS में 150 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक सेट पैटर्न है कि अगर 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हर साल आ रहे हैं तो 18 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री से अगर 20 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मोर और लेस इसी रेंज में हर साल रहेंगे। इसी तरीके से साइंस है, इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी है और इसी तरीके से करंट अफेयर्स है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी कि किसी एक सेगमेंट पर ज़्यादा मेहनत करके और किसी एक सेगमेंट को इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। हमें हर सेगमेंट पर UPPCS के पर्सपेक्टिव में खास तौर पर बराबर से मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है और जो इंटेलिजेंट गेस जिसकी हम बात करते हैं UPSC में, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग दोनों जगह है, वहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, लेकिन वहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम कॉमन सेंस के साथ और अपनी प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करके उस समय उन क्वेश्चंस के बारे में उसके आंसर को गेस कर सकते हैं। और अगर हम सही तरीके से अपने प्रैक्टिस के साथ किया तो मोर और लेस वो सही होता है। UPPCS के साथ देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस फैक्चुअल ज़्यादा हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन में जो गेसिंग है वो उतना ज़्यादा काम नहीं करती है कि हम किस तरीके से गेस कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन सही है, क्या ऑप्शन सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो है करंट अफेयर्स का। देखिए, UPSC का पूरा पेपर करंट लोडेड होता है। इनफैक्ट लोग कहते हैं और कहा भी जाता है कि हिस्ट्री भी वो पूछते हैं तो करंट से पूछते हैं कि 500-550 सालों के बाद अगर विजय हजारा टेम्पल या विजय हजारा महल में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि UPSC साउथ के किसी एम्पायर से या उससे रिलेटेड अगल बगल के एम्पायर से क्वेश्चन पूछ ले हिस्ट्री में। PCS में ऐसा नहीं है। PCS में देखिए करंट अफेयर्स बड़े क्लासिकल आते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स सेगमेंट वो कवर करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सेगमेंट कवर करते हैं, इंटरनेशनल सेगमेंट कवर करते हैं और डायरेक्ट 1 लाइनर करंट अफेयर्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो UPSC से अलग है, इसको हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए 25 से 30 सवाल के आसपास हर साल करंट अफेयर्स से आते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। तो इन 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है UPPCS प्रीलिम्स के बारे में। और इसके बाद हम लोग मेंस की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स पे मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के बारे में आप सब लोग जान रहे हो।
देखिए मेंस की जब हम बात कर रहे हैं 2018 से यूपीपीसीएस ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है और मोर और लेस ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का पैटर्न है। 4 पेपर सब्जेक्टिव हैं जीएस के, एक ऑप्शनल का पेपर है जिसमें 2 सब पार्ट्स हैं, 2 पेपर्स उसके होते हैं। अंतर जो ये है कि जहाँ पर यूपीएससी में एक इंग्लिश का और एक हिंदी का पेपर होता है और वो क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पर इंग्लिश का कोई पेपर नहीं है और हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग ना होकर उसके नंबर मेरिट में जुड़ रहे हैं। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, खास तौर पे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें ये ध्यान रखना है कि आप हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। क्योंकि देखिए है क्या, हिंदी में 60 नंबर से लेकर 120 नंबर तक मिलते हैं आउट ऑफ 150। और 2015 में मेरे साथ पर्टिकुलरली ऐसा हुआ था कि मुझे हिंदी में 75 नंबर मिले थे। 100 नंबर तक आसानी से स्कोर किया जा सकता है हिंदी में। एवरेज नंबर है 95 से 100 नंबर आउट ऑफ 150 और मेरा 9.8 नंबर से सिलेक्शन रुका था। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी को आपको जब से आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू करें तो आप हिंदी पर ध्यान देना शुरू कर दें। क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय और अर्ध सरकारी पत्र, इन सब का जो पैटर्न है तो उसको एक दिन में या एक हफ्ते में ग्रेस्प करना इतना आसान नहीं होता है। और जब वहाँ लिखने के लिए बैठते हैं तब ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी कठिन चीज़ हो गई है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको हिंदी के पेपर में कि इट इज़ नॉट क्वालिफाइंग, इसके नंबर मेरिट में जुड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेंस के दूसरे पेपर्स के बारे में। देखिए एक यहाँ पर एक बदला हुआ चीज़ यूपीएससी से और यूपीपीसीएस में जो डिफरेंस है यहाँ पर मेंस में, ये है कि देखिए यूपीएससी में 150 वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, 250 वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी हिसाब से देखिए उसमें उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। 150 वर्ड के लिए उन्होंने 2 पेज छोड़े हुए हैं, 250 वर्ड के लिए 3 पेज छोड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन स्पेस उसी में रहता है। तो मतलब उन्होंने जगह बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ी है। यहाँ पर देखिए क्या है कि उन्होंने इनके जो क्वेश्चन है वो 125 वर्ड और 200 वर्ड के आते हैं। कई पेपर्स में इन्होंने 200 वर्ड में 4-4 पेज तक छोड़ दिए हैं। तो इस चीज़ में फंसना नहीं है कि हमें 4 पेज कवर ही करने हैं। ठीक है, अगर आपकी स्पीड है तो बहुत अच्छा है, आप 250 वर्ड तक लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ में फंसना नहीं कि अरे 4 पेज छोड़े हुए हैं तो 4 पेज हम कैसे भरेंगे या ये कैसे भरेंगे। ठीक है, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। देखिए लोग कहते हैं कि वर्ड लिमिट में रहना चाहिए। देखिए मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जितना आपको आता हो आप उतना लिखिए। जहाँ पर आपको 100 शब्द आते हैं वहाँ 100 शब्द लिखिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। जहाँ पर आपको 300 शब्द आते हैं वहाँ 300 शब्द भी लिखिए। मैंने लिखे हैं और मेरा अनुभव उसमें ठीक रहा है। अब दूसरी बात यह है कि हम पेपर्स की तैयारी कैसे करें या कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए चारों पेपर्स हैं, पहले जीएस पे बात करेंगे, फिर ऑप्शनल पे बात कर लेंगे, साथ में एसए पे भी बात करेंगे। देखिए चारों पेपर्स हैं, चारों पेपर्स की अपनी अलग अलग अप्रोच है। इनको आप एक साथ क्लब मत करिए। हालांकि कई बार पेपर की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए दोनों ही यूपीएससी और यूपीसीएस क्वेश्चन पूछ लेता है, बट दैट इज़ नॉट द इशू। आपको तैयारी सभी की अलग अलग करनी है। फॉर इंस्टेंस देखिए पेपर वन की तैयारी थोड़ी सी आसान इसलिए है कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल जाती है, ज्योग्राफी मिल जाती है, जो मेजर पोर्शन आपका कवर करता है। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आपको कमांड है तो आप 60% के आसपास पेपर को कवर कर रहे होते हैं। और जो बचे हुए सेगमेंट हैं जैसे इंडियन सोसाइटी है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, इस पर आप लगातार जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या लगातार जो आप टीवी डिबेट्स देख रहे हैं या आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, उससे आपको बहुत सारी इंसाइट मिलती है कि आप वहाँ पर क्वेश्चन को रख सकें। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीज़ों पर आपको आपकी कमांड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ें इन पेपर्स में उनमें साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। देखिए ज्योग्राफी इकलौता एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आपके पास डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन का स्कोप बहुत अच्छा होता है। बहुत ही क्लासिकल डायग्राम्स आप इसमें बना सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव डायग्राम्स बना सकते हैं। वहाँ पर एग्जामिनर को ये लगता नहीं है कि हम ज़बरदस्ती यहाँ पर कोई डायग्राम हमने इंसर्ट किया हुआ है, ज़बरदस्ती में स्पेस भरने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और इनकी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा अप्रोच मिल जाता है आंसर लिखने के लिए। अब देखिए बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर इन जनरल देखिए सभी लोग ये समझते हैं या हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिटी का पेपर है। देखिए अगर आप पेपर उठा कर देखिए तो ये पॉलिटी का सिर्फ पेपर नहीं है। और आप देखिए सिलेबस सबने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या क्या पोर्शंस हैं, लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं वो यहाँ पॉलिटी पर करते हैं।
लेकिन आप ध्यान से पूरा पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे पॉलिटी के शॉर्ट आंसर्स में 4-5 सवाल, लॉन्ग आंसर्स में 4-5 सवाल हैं, और बाकी का जो पेपर है वो दूसरे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम है, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी पे है, कुछ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे है। तो ये जो इग्नोर्ड एस्पेक्ट है इन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत ज़्यादा है। पॉलिटी के लिए देखिए, मैंने डीडी बासु पढ़ी थी, लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत भी अच्छी किताब है, कुछ लोग सुभाष कश्यप पढ़ते हैं। तो देखिए, किताब आप कौन सी पढ़ रहे हैं, बुक आप कौन सी प्रेफर कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उस पर आप कितना वर्क कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक अच्छी किताब, चाहे डीडी बासु हो या लक्ष्मीकांत हो, आप इसे उठाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरा कवरेज कभी नहीं देगी। आपको हमेशा लगातार होने वाले करंट से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपने इस पेपर को अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक एडवाइस मेरी ये है कि आप सभी लोग अलग अलग कॉपीज़ बना लीजिएगा पेपर्स की। मतलब करंट के लिए हम लोग एक कॉपी बनाते हैं, ऐसा मत करिएगा। अलग अलग चीज़ें बनाइएगा, क्योंकि वो बड़े लंबे समय तक देखिए काम आता है। पूरा 1 साल का कवरेज आपका उसमें होता है, और लास्ट टाइम पर आप सारा करंट मेंस के टाइम पर एक साथ उठाकर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पेपर वाइज करंट का जब सेग्रीगेशन होता है तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए, एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, 16, 17, 18, 19, 20, ये क्वेश्चंस जनरली ऐसे होते हैं कि ये एस्से टाइप क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें जो चाहें वो लिख सकते हैं, बड़ा लंबा लिख सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट में देखिए सबका पेपर छूट रहा होता है, क्योंकि जो 7/11 की वर्ड लिमिट है, वो 7 मिनट बाय 11 मिनट की, वो देखिए इन स्पिरिट बहुत कम लोग हैं जो फॉलो कर पाते हैं। कुछ जगह कुछ पेपर्स में फॉलो हो जाता है, और कुछ पेपर्स में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमने ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो लास्ट में पेपर हमारा हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं, तो जो करंट रिसर्च है उसको आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए, और इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स उसमें डाल सकते हैं। और जो प्रेजेंट सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, अपने ऑप्शनल के क्वेश्चंस में मैं खास तौर पे आपसे ये बात अनुरोध करूँगा कि आप इसे ज़रूर डालें और इनके सॉल्यूशंस को आप सजेस्ट करें। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट, देखिए ऑप्शनल में हर आदमी बहुत ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत तैयारी की होती है ऑप्शनल की, उसके ज्ञान का स्तर की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप उस ज्ञान, मतलब आप जो कोर टेक्स्ट है ऑप्शनल का, उसको तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आंसर में इस जगह, इन चीज़ों की भी जगह बनाएं कि आप अभी जो करंट ओरिएंटेशन है वो क्या है। ये आप तैयारी करते हैं, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराता है। ये जो आप तैयारी करते हैं, ये आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं कराता है। ये तैयारी जो आपकी है कि करंट स्टेटस क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है, करंट एनालिसिस क्या है, ये आप खुद करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअलिज्म है आपका, वो निखर कर सामने आता है और इसे पसंद किया जाता है। मेरा अनुभव ये रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग ऑप्शनल की भी करें, जस्ट लाइक जीएस। और इसके बाद एट लास्ट मैं इंटरव्यू की देखिए बात करता हूँ बहुत छोटे से कम शब्दों में। देखिए, इंटरव्यू की अपनी अलग से कोई तैयारी नहीं होती है। हम लोग जिस दिन से तैयारी शुरू करते हैं, हमारी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। आप शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें और आराम से अपनी बात को एक्सप्रेस करने में सक्षम रहें। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप इंटरेक्शन बहुत अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे बोलने वाले बहुत अच्छा इंटरव्यू दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्सेशन है। और कन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं कि आप बोलें बहुत अच्छा, आप सुने भी बहुत अच्छा, क्योंकि जब हम बहुत ध्यान से सुनते हैं तभी हम सही जवाब दे पाते हैं। लेकिन ये एक लास्ट स्टेज की बात होती है, और इंटरव्यू 100 नंबर का है। बहुत ज़्यादा देखिए वेटेज तो नहीं है, लेकिन बहुत कम वेटेज भी नहीं है। यहाँ पर एक एक नंबर की देखिए लड़ाई होती है, और इंटरव्यू में 40 नंबर से लेकर 75-76 नंबर तक मिल रहे हैं। तो 30, 35, 36 नंबर का स्ट्रेच भी इंटरव्यू में बहुत बड़ा स्ट्रेच है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनैलिटी को साथ साथ उसकी ग्रूमिंग करते रहिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में सक्षम बनिए। और जो आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं उनमें आप कोशिश करिए कि आप उसी तरीके से बातें करें, उसी तरीके से अपने बातों को पेश करने की कोशिश करें जैसा आप पब्लिक के सामने या इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप रखेंगे। लास्ट में कोई पर्सनैलिटी चेंज नहीं होता है। ये आप 10 महीने, 8 महीने, 12 महीने, साल भर, 2 साल जो आप तैयारी करते हैं, यही तैयारी आपकी इंटरव्यू में लास्ट में आपको दिखती है। तो साथ साथ इस चीज़ का डेवलपमेंट आप करते रहिए। तो देखिए, अब आज के समय में यूपी पीसीएस को खास तौर पर आप मिनी यूपीएससी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए
पूरी दिल्ली के जो एस्पायरेंट्स हैं, यूपी के जो एस्पायरेंट्स हैं, एमपी, बिहार, हर जगह के एस्पायरेंट्स यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं। पिछली बार 2018 में तमिलनाडु तक के बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो इसको आप पूरी गंभीरता के साथ इसकी तैयारी करें और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें, पैटर्न को समझने का प्रयास करते रहें। माता पिता का आशीर्वाद रखें, ईश्वर का आशीर्वाद रखें और हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। जहाँ से भी जब भी कोशिश हो सकेगी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। जो भी आपको समस्याएं हैं आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको। बेस्ट ऑफ लक, पूरी मेहनत से तैयारी करें और जो भी आप बनना चाह रहे हैं वो बने। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप उसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। जनरलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, आप पिछले 4-5 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए। यूपी पीसीएस में तो 18 से ही आप इसको उठाकर देख लीजिए और इन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए। और यहाँ पर हमें तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास प्री फॉर्म मटेरियल नहीं है, समय हमारे पास लास्ट में कम होता है। अगर प्री फॉर्म मटेरियल नहीं है तो इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर में भी पैटर्न वही है, इकोनॉमी का पेपर है। इसके अलावा साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमी में आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, आप मिश्रापुरी पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी अनडाउटेडली आपको कवर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैगजीन्स से, आपको न्यूज़पेपर से इस पेपर को भी देखिए, जनरल बातें हर आदमी आपको यही बताएगा, यही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपको करंट से अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। इसके अलावा देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस आप अगर नहीं कर पाए, देखिए जनरली हम लोगों को कई बार ये लगता है कि अगर हम पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए, पूरा पेपर आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। कोई ना कोई सेगमेंट, कोई ना कोई पोर्शन, और इनफैक्ट जो पोर्शन आपने पूरी तरह से पढ़ा हुआ है उसमें भी कोई सब पार्ट, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जरूर जो आपको लगेगा यार इस पर भी और मेहनत करनी है, यार इस पर भी और मेहनत करनी है। तो कभी भी कंप्लीट तैयारी नहीं होती। आप कभी किसी पैटर्न पर आकर या किसी स्टेज पर आकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि नाउ आई एम रेडी टू गिव यूपीएससी और यूपीपीसीएस, वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इट इज़ नॉट सो। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जब तक आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपने ऑफिस में जहाँ पर भी आपको समय मिल रहा है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप जितना टाइम पढ़ाई में दे रहे हैं उतना ही टाइम अगर आप आंसर राइटिंग पर नहीं देंगे तो आप ये समझिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो 2 महीने 3 महीने में आपके दिमाग से निकलता जाएगा और आपको ये आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आप मेंस का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो 20 में से 2 ही 3 ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है किसी को आते हैं और किसी को ना आते हों। स्पेसिफिक क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं। बाकी हर क्वेश्चन इस तरह का है कि जो भी आदमी मेंस दे रहा है वो उस पर कुछ ना कुछ लिखने में सक्षम है और जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दे रहा है उसके पास इतनी नॉलेज तो है ही है कि वो उस पर कुछ ना कुछ लिख सकता है, उसकी विषय वस्तु को जानता है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ नॉलेज गेन करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें ये इतनी प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे हम एक्सप्रेस कर सकें। लास्ट पेपर एथिक्स का है। बहुत चर्चा होती रहती है एथिक्स पे, मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एथिक्स इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट, सभी लोग कहते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में देखिए थोड़ा सा अंतर है। पूरा का पूरा सेकंड सेक्शन जो है वो केस स्टडी का नहीं है यूपीपीसीएस में। यहाँ पर एथिक्स भी नॉलेज ओरिएंटेड पेपर है। तो जो भी क्लासिकल जो भी टेक्स्ट है एथिक्स का और जो भी सिलेबस है, जो भी थिंकर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप इसके लिए कोई भी एथिक्स की अच्छी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यूपीएससी की तरह से इस पेपर को मत समझिएगा कि वो फर्स्ट सेक्शन जो है वो कुछ और पूछेंगे और सेकंड सेक्शन जो इनका होगा वो केस स्टडी लोडेड रहेगा। और फर्स्ट सेक्शन में भी यूपीएससी में खास तौर पर ये होता है कि 2 ही 3 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है, बाकी वो आपसे आपकी डिसीजन मेकिंग ही चेक करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपसे आपका नॉलेज बेस भी चेक किया जाता है और नॉलेज लोडेड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो एथिक्स को आप इग्नोर बिल्कुल मत करिए, उसी तरीके से एथिक्स के पेपर की तैयारी करिए जैसे आप बाकी के 4 पेपर की तैयारी कर रहे हैं।
इसके अलावा देखिए इन चारों पेपर के लिए और ओवरऑल इन जनरल पूरे पेपर के लिए एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू नो द कॉज ऑफ प्रॉब्लम और व्हाट द प्रॉब्लम इज। समस्या को जान लेना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको उसके हल को जानना है, आपके उसके हल को समझना है। आप यू मस्ट नो द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। देखिए सब्जेक्टिव सॉल्यूशन होता है अनडाउटेडली, लेकिन आप वे आउट तैयार करिए चीज़ों को करते करते। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्यों आना चाहिए, या अभी जो प्रोसेस है जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स की, वो क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये सभी लोगों को पता है। नाउ यू मस्ट गिव द वे आउट। देखिए एनजेएसी अब खत्म हो गया, एनजेएसी नहीं आएगा, तो एनजेएसी ना आते हुए क्या अब वे आउट हो सकता है, ये आप अपने आंसर में जब सजेस्ट करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब लास्ट में मैं जीएस के पेपर्स पे मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जनरली ये बात होती है कि एग्जाम डायग्राम बनाएं, डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन करें, फ्लो चार्ट बनाएं या ना बनाएं। देखिए अब हर आदमी डायग्राम बना रहा है, हर आदमी फ्लो चार्ट बना रहा है, हर आदमी इन द सेंस 60% 70% मेजोरिटी। तो अब ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम बना के आएंगे तो आप कुछ अलग कर देंगे। तो अब जो आपको डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन वहां देने हैं वो सोफिस्टिकेटेड डायग्राम्स आपको बनाने हैं, इंफॉर्मेटिव डायग्राम बनाने हैं। फालतू के डायग्राम मत बनाइए, डायग्राम वहीं बनाइए जहां डायग्राम्स की आवश्यकता है, फ्लोचार्ट वहीं दीजिए जहां उसकी आवश्यकता है। जबरदस्ती किसी चीज़ को इंक्लूड मत करिए। उससे बेहतर है कि आप साइड में बॉक्स बना दीजिए, आपके पास कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हो, साइड के बॉक्स में बनाकर आप छोटा सा लिख दीजिए। अगर वो मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है या थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बीच में उसमें डायग्राम बनाकर स्पेस मत खराब करिए, उससे आपका आंसर वो थोड़ा सा दूर होता चला जाता है। और प्लस देखिए दूसरी चीज़, आप लिखने की कैपेसिटी जब डेवलप करेंगे तभी आप वर्ड लिमिट में लिख पाएंगे। और जब 4 पेज छूटे रहते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, जब 4 पेज छूटे हैं पेपर में और 200 वर्ड ही वो आपसे पूछ रहे हैं, अब एक पेज का मतलब 100 वर्ड है, तो अब 2 पेज तो पूरे पूरे देखिए नहीं छोड़ देंगे। लोग छोड़ते हैं, देखिए उनका भी सिलेक्शन होता है, मैंने नहीं छोड़े थे। मैंने कोशिश की थी कि जहाँ 4 पेज छूटे हैं वहाँ 3 सवा 3 पेज में लिख दूँ। और चूंकि जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं तो आपके पास डेटा होता है लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई चीज़ लाकर खींच कर लिख रहे हैं। डेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 पेज में खत्म कर दीजिए, 1.5 पेज में खत्म कर दीजिए। जनरलाइज्ड क्वेश्चन है लेकिन डेटा है आपके पास, तो बेहतर है कि उसे लिखने का प्रयास करिए। उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से मेरा विशेष अनुरोध आप लोगों से ये है कि आप आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि देखिए नॉलेज को जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो नॉलेज किसी यूज़ की नहीं है। इसी तरीके से गेन नॉलेज को अगर हम पेपर पे उतार नहीं रहे हैं तो आपने कितनी नॉलेज गेन की हुई इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसए के पेपर की। देखिए एसए यूपीपीसीएस में 3 एसए आपसे पूछे जाएंगे और 150 नंबर का एसए का पेपर है। इसमें देखिए 105 110 नंबर तक लोगों को मिलते हैं आउट ऑफ 150, और लोगों को 50-55 नंबर भी मिलते हैं। तो इसका भी स्ट्रेच बहुत बड़ा है। और एसए में हर सेक्शन में 3 एसए होते हैं, अभी तक ये है जिसमें एक एसए आपको करना होता है। देखिए एसए इकलौता पेपर है जिसमें आपका फ्री ओरिएंटेशन है, आपके आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपको अच्छा लगे आप उस टॉपिक में लिखिए। कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन की तरह से, आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, आप उस टॉपिक के बारे में जो लिखना चाहते हैं आप वो लिखिए। 3 चीज़ें हैं, देखिए मुख्यतः मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर वर्क करिए। नंबर 1, या तो एसए आप वो लिखिए जो आपको सबसे अच्छे से आता हो, या वो लिखिए जो बाकी कोई ना लिख रहा हो। सपोज करिए इंटरनेशनल अफेयर्स पे कोई एसए आया, 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे एसए लिखती है, क्योंकि वो एक बहुत ही वाइडली नोन टॉपिक है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप इस पे लिखिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू कॉम्पीट विद अदर 90% ऑफ द पीपल। अगर आपको लगता है कि आप इस पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तब फिर आप वो टॉपिक उठाइए जो बाकी कोई और नहीं लिख रहा है। मेरी इस बात को समझिए। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ 10% में कॉम्पीट करेंगे और एग्जामिनर भी लगातार एक ही तरह का ऐसे देखते देखते बोर हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ चलो कुछ अलग वो किया है, तो कुछ तो आपके प्रति सहानुभूति एग्जामिनर की बढ़ती ही बढ़ती है। प्लस दूसरी चीज़ देखिए, नॉलेज आपको बहुत अच्छी हो सकती है ऐसे में और आप बहुत ख़राब ऐसे लिख सकते हैं, और नॉलेज आपको कंटेंट की बहुत कम हो सकती है और आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि नॉलेज अगर आपको बहुत ज़्यादा है और आप सिर्फ नॉलेज उसमें डाल रहे हैं तो आप एक मोनोटोनस ऐसे लिखकर ख़त्म कर देंगे।
ये नहीं करना है। ऐसे में हमें हर तरह के डाइवर्जेंस खोलने होते हैं, हर तरह के डायमेंशंस खोलने होते हैं। हर सेगमेंट को आप कोशिश करिए कि आप टच करिए। आप पैरा बनाइए और हर पैरा में आप अलग अलग सेगमेंट को टच करिए, लेकिन वो देखिए सेगमेंट एक दूसरे से टूटे हुए ना हो। कोशिश करिए कि एक जो आप नेक्स्ट पैरा बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले पैरा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और इस तरीके से आप कोशिश करिए कि आप सोसाइटी के सभी डायमेंशंस को उस पर्टिकुलर टॉपिक के कवर करिए। कोशिश करिए कि एग्जामिनर सोचता रहे आपका ऐसे पढ़कर। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, जनरली हम लोग कंक्लूजन बहुत ऑप्टिमिस्टिक कर देते हैं, कोशिश करते हैं बस ऑप्टिमिस्टिक, तो वो देखिए मोनोटोनस हो जाता है। कई बार आप क्वेश्चन फॉर्म में भी अपना, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में भी आप अपना कंक्लूजन कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी इतनी तो काबिल हो गई है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना रही है, क्या हम इतने काबिल हैं कि हम इसे यूज़ ना कर सकें? या क्या आज भी हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो बदल गई हैं जो आज से 10,000 साल पहले थी? साइंस के एस्से में आप इस तरीके की चीज़ें डाल सकते हैं। और या कितनी लिमिट है हमारे, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस तरह के एग्जांपल दीजिए कि सामने थोड़ा सा सोचता रहे उस एस्से पे। देखिए एस्से कैसा अच्छा होता है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जब एडिटोरियल पेज होता है, कई बार आप देखते हैं कि एक एडिटोरियल पेज में कोई बहुत खास नॉलेज नहीं है, कोई बहुत खास फैक्ट्स नहीं है, कोई बहुत खास फिगर्स नहीं है, लेकिन आप उसे पहला पैरा पढ़ते हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आता है और आप पूरा एडिटोरियल एक बार में पढ़ खत्म करते हैं, और आप पढ़ते हैं आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा। दूसरी तरफ कई बार ऐसे एडिटोरियल आते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं, आप एक 2-3 पैरा पढ़ने के बाद कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार इसमें, पढ़ने कोई मतलब ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस एडिटोरियल में आप बंध गए हैं वो, दैट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ एस्से। और जिसमें आप नहीं बंध रहे हैं बावजूद इसके कि उसमें मेहनत ज़्यादा की गई है, उस आर्ट से बचना है। और एस्से की तैयारी साथ साथ होती है। देखिए एस्से की तैयारी कभी अलग, ऐसा नहीं कि हम 20 टॉपिक उठाकर एस्से प्रिपेयर करे ले रहे हैं और तैयारी हो गई, लोग करते हैं। चूँकि देखिए कोई एक खिंची हुई लकीर नहीं है कि बस इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है ऐसा कि हम लोग साथ में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तब भी हम बहुत सारे ऐसे के टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं, जब इकॉनमी पढ़ते हैं तब भी बहुत सारे ऐसे तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। एट लास्ट वही बात है कि आप ऐसे लिखिए, जब आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप इसमें क्या क्या और डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग लास्ट में बात करते हैं अपने ऑप्शनल्स की। देखिए सबके ऑप्शनल्स अपने अलग अलग हैं। कुछ ऑप्शनल्स इस टाइम ज़्यादा नंबर पा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ ऑप्शनल्स एवरग्रीन ऑप्शनल हैं। आप ये मत सोचिए कौन सा ऑप्शनल कौन सा कितना नंबर पा रहा है, जो भी आपका ऑप्शनल है आप उस पर मेहनत करिए, उस पर मेहनत करिए। और ऑप्शनल में जो ऑप्शनल का टेक्स्ट है, जो ऑप्शनल का कोर टेक्स्ट है, उसके अलावा आप जो करंट रिसर्च है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए।